तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से जेटेट या सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। ख़ास करके मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई ये जेटेट की वीडियो सीरीज चल रही है और इसमें आपको जेसीईआरटी और एनसीईआरटी का मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक मैंने प्रयास किया है कि आप इनको पढ़ने के बाद मेरे इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी या जेसीईआरटी की बुक्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने इसमें क्या किया है, जोड़ने का प्रयास किया है, कवर करने का प्रयास किया है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कीजिए। आपको सारे क्लासेस का पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, कोई भी उसके लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा। और क्लास 8 का भी ज्योग्राफी चल रहा है। अभी तक 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ये छठा चैप्टर है और ये लास्ट है। तो क्लास 8 का पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इस नोट्स की जहाँ तक बात है कि बहुत बारीकी से मैंने बनाया। आप इस नोट्स को एक बार पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि भाई कैसे एनसीईआरटी में चीज़ें हैं या जेसीईआरटी में है, उसको एक एक करके मैंने लिया है, एज इट इज़ लिया है। मतलब उसमें जो जो भाषा या शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसको एकदम मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हटा दिया है और जो मेन चीज़ है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, उसे हम लिया है। और रही बात एग्ज़ाम की कब होगी तो किसी को नहीं मालूम, ठीक है। और हमारे समाज में जो क्रांतिकारी लोग हैं वो तो क्रांति कर रहे हैं, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर अचानक से एग्ज़ाम का डेट दे दे तो पता नहीं आपका तैयारी कैसा रहेगा, फिर ये मिक्स हो जाएगा, मतलब आप पास नहीं कर पाएंगे। तो फिर वही अभी तक जो 2 बार ही जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है, पता नहीं अगला कब आएगा, कोई नहीं जानता, ठीक है। इसलिए तैयारी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है मानव संसाधन, अध्याय 6। चूँकि हम लोग मानव संसाधन के विषय में पहले ही के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या कुछ है भाई मानव संसाधन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग ब्रीफली जान लेते हैं कि मानव संसाधन है क्या। देखिए, हमारे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं साथ में, एक समुदाय विशेष में, या फिर कह सकते हैं आप गांव में या सिटी में। तो एक नामकरण किया हुआ रहता है कि इस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। तो उस क्षेत्र विशेष में देखेंगे आप कि कोई मजदूर है, कोई किसान खेती करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो हर एक तरीके से क्या करता है, वो सोसाइटी में सहयोग करता है कि भाई अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, उन्हें शिक्षित करूँगा, उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करूँगा। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य का क्या करता है, सहयोग करता है। तो वो सहयोग करने की जो टेक्निक है उसी को हम लोग कहते हैं भाई मानव संसाधन। क्योंकि मानव संसाधन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, वो किसी और का सहयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको मानव संसाधन के रूप में कहा गया है। अब देखते हैं कि इस नोट्स में क्या लिखा हुआ है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। सही बात है। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। सही बात है। मनुष्य से बड़ा कोई स्वार्थी होता ही नहीं है। गौतम बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम क्या, बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ शुरुआती दौर में था, जब उनको एहसास हुआ कि भाई इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, मोह माया है सब। फिर उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया तब उनको पता चला कि भाई ये दुनिया कैसी है। तो खास करके मनुष्य क्या है भाई, स्वार्थी है। अपने स्वार्थ की इच्छा की पूर्ति के लिए सब कुछ काम करता है। तो जैसा कि इस पॉइंट में दिया है कि प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वो लोगों के लिए उपयोगी होती है। इससे तो प्रकृति ने जो चीज़ हमें दिया है, अगर लोग उसका यूज कर रहे हैं तभी उसका इम्पोर्टेंस रहेगा, ठीक है। जो हमारे आसपास में चीज़ें हैं, अगर उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अगर उसका हम यूज करेंगे हमारे लाइफ में तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप
संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित संसाधन नहीं है। मतलब हर एक जगह में मानव जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में भी एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं क्षेत्र विशेष में। ठीक है, जैसा भौगोलिक परिवेश रहेगा, जैसा जलवायु रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका वेशभूषा, रहन सहन, लक्षण दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो मानव संसाधन, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है भाई? भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। ठीक है भाई, इससे पता चलता है कि मानव संसाधन कितना इम्पोर्टेंट हमारे सोसाइटी में रखता है और कितना सहयोग प्रदान करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मानव संसाधन मंत्रालय जो है 1985 ईस्वी में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। सही बात, अगर उसके लिए अलग मंत्रालय हमने बना दिया तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता होगा हमारे सोसाइटी में, तभी तो इसके लिए अलग मंत्रालय बनाया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को क्या करना, प्रोत्साहित करना। देखिए, मनुष्य एक संसाधन के रूप में तो है ही, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को संसाधन में तभी गिनती करते हैं जब वो किसी के लायक हो या किसी के लिए उपयोगी साबित हो, तभी हम उसको संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने खनिज संसाधन पढ़े थे, जिसमें से जल एक संसाधन है, तो जल हमारे पीने के काम में आता है। उसी प्रकार मनुष्य अगर संसाधन है तो मनुष्य भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के काम में आता है। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया भाई कि प्रशिक्षण देकर उसके कौशल का विकास करने का जिम्मा उठाया कि भाई 2016 से 2020 तक में कम से कम 1 करोड़ भारतीयों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करेंगे, कौशल का विकास करेंगे, और ताकि वो क्या कर सकते हैं भाई, अपने समाज में सहयोग कर सकते हैं और रोज़गार पा सकते हैं। ठीक है, ये था मेन मुद्दा। आप सोच रहे होंगे कि ये कौशल क्या है। ठीक है, कौशल क्या है? कौशल जो है जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्किल। अब इस स्किल को अगर आपसे कोई पूछ ले कि बता दीजिए ना स्किल किसे कहते हैं, समझ तो रहे हैं लेकिन उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, कौशल जो होता है, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो ईंट भट्ठा में ईंटें बनाता है, ईंट का बनाने का काम करता है, तो आप लोग देखे होंगे कि ईंट बना के एक ढेर सा लगा देता है। तो क्या वो एक दिन में उतनी सारी ईंटें बनाने का उनके पास प्रैक्टिस आया था? तो इसका उत्तर होगा नहीं। हो सकता है जब शुरुआती दौर में उन्होंने स्टार्टिंग किया था कि भाई मुझे ईंट बनाना है, तो कितना बनाया होगा? हो सकता है कि भाई वो उसके पास 100 या 200 ईंट बनाने की क्षमता थी। शुरुआती दौर में 100 बनाया होगा, और ऐसे करते करते आज वो 1500 ईंट एक दिन में बनाता है। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसी को प्रैक्टिकली वो करके सीखा, और सीखा तो ही इसको हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हुआ। तो स्किल का हम परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कौशल का, कि कौशल एक ऐसा चीज़ है जो हर दूसरे दिन पहले दिन से बेहतर परिणाम देगा। ठीक है भाई, मतलब अगर हम 10वां दिन अगर 150 ईंटें बनाएं, तो हो सकता है 9वां दिन हम 150 से कुछ कम बनाए होंगे। बात को समझ रहे होंगे कि हर अगले दिन पिछले दिन से बेहतर परिणाम देता है, उसे हम कौशल कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कौशल जो है छोटी सी चीज़ है जो आप लोग जो है समझ चुके होंगे। आगे हम बढ़ते हैं भाई, जनसंख्या के वितरण मतलब पूरे विश्व में जनसंख्या कहाँ कितनी फैली हुई है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं।
सही बात है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि भाई पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल क्षेत्र है, भूमि का जो क्षेत्र है वो बहुत कम है, ठीक है। तो जितना है उतना में से 30% भूमि पर जो है 90% लोग रहते हैं। आपको कमेंट से भी लिख के बताना है कि पूरे हमारे पृथ्वी पर जल का क्षेत्र या जल का भाग कितना है और जो ज़मीन है वो भूमि कितना भाग है, ठीक है। उसमें से 30% क्या करते हैं भाई, 30% में 90% लोग रहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाई वो 30% जो है वो सघन होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सघन क्या है। सघन मतलब कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहना, उसी को हम कहते हैं सघन, ठीक है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप तथा उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। ये सब जो है घना है, मतलब कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे अक्षांश की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अक्षांश क्या है, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू। बाकी हम जब अक्षांश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बारीकी से अध्ययन करेंगे। अभी खाली थोड़ा सा देखिए, ये है विषुवत रेखा, जो बीच में लाइन है ये विषुवत रेखा है। ऐसे करते 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 ये अक्षांश रेखा खींची गई है, ठीक है ना। ऐसे अक्षांश रेखाएँ होती है और जो देशांतर रेखाएँ होती है वो ऐसे आती है, ऐसे करके हमारी पृथ्वी में ऐसे करके। ये काल्पनिक रेखाएँ हैं, ऐसा रेखा वास्तव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अध्ययन की सुविधा के लिए ऐसे वैज्ञानिकों ने किया है। तो दरअसल जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये मान लीजिए विषुवत है, मान लीजिए क्या ये है ही विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन जिसको बोलते हैं। ये जैसे जैसे आगे की ओर जाएगा, मतलब ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जैसे ये ध्रुवों की ओर जाएगा तो क्या होता है भाई, मौसम ठंडा होता है। ठंडा मतलब ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है, वहाँ सूरज की जो किरण है वो नहीं पहुँच पाती, जिस वजह से वहाँ सिर्फ आइस ही रहता है। तो आपको मालूम होगा कि जहाँ बर्फीला ज़्यादा होगा वहाँ मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसके अनुकूल नहीं रहता है। तो इसलिए ये कहा गया। उम्मीद करते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांत रेखा के बारे में समझ चुके होंगे। अक्षांश रेखा जो है पैरेलल होता है, मतलब समानांतर होता है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। वहीं अगर देशांतर की बात करें तो वो क्या करती है, देखिए ये देशांतर है ना, ये देशांतर रेखाएं हैं ये वाली। तो ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, अगर आपसे पूछ रहे तो आपको क्या जवाब देना है कि दो देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है। यह सारी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, ध्रुवों पर मिलती है, और वो समानांतर नहीं होती है। उसकी डिस्टेंस कहाँ ज़्यादा होता है, जब वो विषुवत रेखा के पास में होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, विषुवत रेखा में, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। फिर धीरे धीरे जब ध्रुवों की ओर जाता है तो दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होता जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में क्या करते हैं, लोग बहुत कम रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। अब ये विषुवत वृत्त थोड़ा सा और दिखा देते हैं। जैसे ये है विषुवत वृत्त है, ये है विषुवत रेखा। तो बोल रहा है कि भाई जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें कम लोग रहते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। देखिए एक और इसमें प्रश्न आता है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज़ पूछ ले तो आपको जवाब देना है कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 यानी 3/4 भाग कहाँ रहते हैं भाई, दो महादेश में, एक एशिया में और एक अफ्रीका में। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि महादेशों की संख्या कितनी है, तो 7 में से सिर्फ 2 में ही जो है विश्व की कितनी आबादी रहती है, 3/4 यानी 1/4 भाग नहीं रहती है। 1/4 भाग बाकी के 5 महाद्वीप में, जिसमें से एक तो अंटार्कटिका है तो उसमें तो रहती नहीं है। तो बाकी के 4 महाद्वीप में यानी 4 महादेश में, 4 कंटिनेंट में
1/4 भाग जनसंख्या रहती है। इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि एशिया कितना घना बसा क्षेत्र है। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ गया कि विश्व के 60% लोग कहाँ रहते हैं भाई? 10 देशों में ही रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अगर क्वेश्चन आपको एज इट इज़ पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी जेसीईआरटी ऐसा है ना कि प्रतियोगी परीक्षा में एज इट इज़ पूछ देता है, जैसा है हूबहू। ठीक है, ठीक है। तब अब आगे बढ़ते हैं। आगे है जनसंख्या घनत्व। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई सघन का मतलब क्या होता है कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोगों का रहना ही सघन कहलाता है। ठीक है, तो वही है जनसंख्या घनत्व कि कम क्षेत्रफल में या जितना क्षेत्रफल दिया हुआ है उस एरिया में अगर ज़्यादा लोग रहते हैं या कम लोग रहते हैं तो उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या है भाई, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये एक परिभाषा के तौर पर भी आप इसको समझ सकते हैं कि भाई पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए इस एरिया में, चलिए मान क्या लेंगे, आप बता दीजिए झारखंड का जो क्षेत्रफल कितना है? 79,714, इतना वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो इस एरिया में कितने लोग रहते हैं भाई? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लोग रहते हैं? 3,29,88,000 आई थिंक 234। ठीक है, 3,29,00,000 इतना ही मान लीजिए, इतना पॉपुलेशन इस एरिया में रहता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं भाई कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? औसतन 414। मतलब सारे जगह में नहीं रहते हैं, हो सकता है जहाँ नदी वाला इलाका हो, जहाँ बंजर भूमि हो, जहाँ मीठा पानी का स्रोत नहीं है, जहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ लोग नहीं रहते हैं। कहने का मतलब है कि भाई ये एक एवरेज बताता है कि भाई इतना लोग इस झारखंड प्रदेश में रहते हैं। ओके, आगे क्या है? संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 51, ये आपसे अगर पूछ रहे तो आपको जवाब देना है। आगे हम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जब टेस्ट लेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप गूगल मीट पे क्लास करना चाहते हैं लाइव, ठीक है, तो उसके लिए एक हम नंबर देंगे डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कांटेक्ट करके गूगल मीट के लाइव सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री जेटेड क्लासेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। दक्षिण मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। आप जनसंख्या घनत्व समझ चुके होंगे। भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है भाई? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर झारखंड का कितना है तो हमने बात किया 414, यानी झारखंड और भारत का कंपेयर करें तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ इंडिया। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित कर सकती है? मतलब हमने अभी आपसे कहा था कुछ देर पहले कि क्या पूरे पृथ्वी पर जनसंख्या एक समान रूप से रहती है? हमने अभी देखा था कि भाई अक्षांश धीरे धीरे जब ध्रुवों की ओर जाता है तो चूँकि वहाँ आइस रहता है ध्रुवों पर, तो वहाँ लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि वो आइस वाले इलाका मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है। उसी प्रकार से हम क्या क्या और रीज़न हो सकता है जिससे जो है जनसंख्या या फिर लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। सबसे पहली बात है भौगोलिक कारक में, कारक या माफ़ कीजिए 2 बार हो गया है, आप एक बार इसको काट दीजिएगा। स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, देखिए गंगा का मैदान जो है सबसे ज़्यादा घना बसा है, क्योंकि गंगा एक तो जल का स्रोत है, ऊपर से क्या है, क्या मिल जाता है भाई हमें, उपजाऊ भूमि मिल जाता है।
जबकि जो है एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। मतलब वहाँ जो है जनसंख्या बहुत कम है, नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि भाई पहाड़ों पर गुजर बसर करना थोड़ा टफ है, ठीक है। वहाँ हर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं जलवायु के बारे में। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। देखिए अभी जलवायु के बारे में हमने बताया था कि भाई जो ज़्यादा ठंड प्रदेश है वह ठंड प्रदेशों में लोग रहने से बचते हैं। और अगर आपको बोला भी जाए कि आप वहाँ जाके रहिए तो आप नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ठंड से आप मर जाएंगे वहाँ, ठीक है। आपके वहाँ सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंसेस। अब आते हैं मृदा के बारे में कि भाई मृदा कैसी होनी चाहिए जहाँ मनुष्य रह सके। उसके लिए क्या होनी चाहिए? मृदा उपजाऊ होनी चाहिए। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है, सही बात। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में ह्वांगही, चांगजियांग और मिस्र के नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं जहाँ मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी। जैसे हमने दोआब के बारे में भी उल्लेख किया था, क्योंकि दोआब का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है भाई, बेनिफिट देता है। क्या देता है बेनिफिट? क्योंकि वो जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, जिस वजह से खेती की पैदावार क्षमता ज़्यादा होती है। तो लोग वहीं पर ज़्यादा खेती करते हैं, ज़्यादा वहाँ बसने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बसे हुए भी हैं। उसी प्रकार के गंगा ब्रह्मपुत्र का भी है। उसी प्रकार से क्या है, चीन में ह्वांगी, चांगजियांग, मिस्र में नील नदी। जल क्या होना चाहिए भाई? जल, क्योंकि पूरे विश्व में बात करें तो 2.7% जो जल है वो हमारे पीने के लायक है, यानी मीठे जल का स्रोत है, मतलब बहुत कम है। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होते हैं, यानी मीठा जल। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। मरुस्थल में कौन रहना पसंद करेगा? कोई नहीं रहेगा। और जहाँ नमक वाला पानी मिलेगा कौन पिएगा उसको? वो किसी काम में यूज में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। खनिज के बारे में क्या है भाई? खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। जहाँ मनुष्य के लाभदायक वाली चीज़, मैंने एक बार फिर कह रहा हूँ कि भाई मनुष्य जैसा स्वार्थी कोई नहीं है। तो वो अपने स्वार्थ की पूर्ति जहाँ उसको होगी, जहाँ उसको लगेगा कि भाई यहाँ अवेलेबल है, तो वो वहीं रहना पसंद करेंगे। तो जैसा कि खनिज, जहाँ खनिज के रिसोर्सेस हैं, जहाँ खनिज मिलेंगे वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक कैसे हो सकते हैं। देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, जापान का ओसाका और भारत का मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें जो है इस क्षेत्र में चूँकि बड़े बड़े उद्योग हैं, तो उन्हें जो है वहाँ रोज़गार मिलेगा, उनका भरण पोषण होगा, ठीक है। इसीलिए आकर्षित होते हैं और लोग ज़्यादा वहाँ जाके बसने की कोशिश करते हैं। ये तो रहा आर्थिक कारक। दूसरा क्या है भाई? सांस्कृतिक कारक। कुछ ऐसे जगह हैं पूरे विश्व में जो किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि हमें वहीं पर शायद भगवान मिल जाएंगे, या फिर भगवान का जब वहाँ निवास स्थान है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन वहाँ ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा। इसी को मन में लिए वे लोग क्या करते हैं, उस खास जगह पर जाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहीं पर बस जाएं, ठीक है। जैसे वेटिकन सिटी, जेरूसलम, वाराणसी, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। तीसरा कारण क्या है? सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में हम देखते हैं कि लोग चाहता है कि भाई हम अच्छे ढंग से रहें, अच्छी शिक्षा हमें प्राप्त हो, अच्छे स्कूल्स में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो इसी की खोज में बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए वो नए मतलब एक ऐसे शहर को चुनते हैं जहाँ इन सारी सुविधाओं से लैस हो। इतनी सारी सुविधाएं अगर वहाँ पर है
तो हम कह सकते हैं कि भाई लोग वहाँ ज़्यादा आकर्षित होते हैं वहाँ उस जगह में बसने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन, कैसे कैसे जनसंख्या परिवर्तन हुआ आज तक का, ये मैंने छोटा सा लिया है। ठीक है, मैप लिया है। ये मैप मतलब ये एक बारंबारता कह सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एज इट इज़ इसको मैंने लिया है कि कैसे कैसे जनसंख्या में वृद्धि हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर जनसंख्या देखें कि 500 BC में 500 BC, तो उस समय क्या क्या कितना पॉपुलेशन थी देखिए 100 मिलियन। फिर धीरे धीरे ये जीरो जब आप नहीं समझ रहे होंगे तो चलिए मैं थोड़ा सा देता हूँ हिंट आपको, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो फिर क्लियर कर दूँगा। ठीक है, दरअसल ये इस BC और AD क्या होता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम को BC कहा जाता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम को AD कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ईसा मसीह को ही क्यों चुना गया इसके लिए, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि जो BC का जो टाइम पीरियड होता है वो उल्टी गिनती होती है। जैसे 500 फिर 400 फिर 300 ऐसे करते करते जीरो जब आया तो ऐसा कोइंसिडेंस माना गया कि भाई उसी टाइम पीरियड में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो उसी को एक इंडिकेटिंग मार्क माना गया। ठीक है, बाद के बहुत सारे धार्मिक लोगों ने या फिर जो सांप्रदायिकता वाले विचारधारा के लोग हैं उन्होंने इसको इस जैसे BC को नहीं माना, उन्होंने कहा भाई BC की जगह हम BP मानेंगे, बिफोर क्राइस्ट BC का फुल फॉर्म होता है, इसको नहीं माना, BP माना, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एक मतभेद वाली चीज़ है, लेकिन ज़्यादा प्रचलन में BC और AD है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, मतलब इसका होता है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, तो 500 BC जैसे हमने अभी देखा, मतलब आज से अगर अभी के टाइम पीरियड में अगर 2025 के अगर टाइम पीरियड में अगर तुलना करेंगे तो 500 BC का मतलब हो जाता है 2500 साल पहले की बात है। उस समय कितनी पॉपुलेशन थी पूरे विश्व में, तो 100 मिलियन। उसके बाद देखिए जीरो जब टाइम पीरियड आया तब कितना था, 170। ऐसे करते करते हमने देखा कि ये ग्राफ लगातार बढ़ता गया और देखिए 8525 यानी अभी के टाइम पीरियड में देखा जाए तो 8 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे विश्व की हो चुकी है। ठीक है, देखिए 2025 का ये करेंट डाटा है। जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर निकाला जाता है। जैसे हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, उसमें हमने झारखंड का बताया। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि कितना है झारखंड का जनसंख्या घनत्व। आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। सही बात है, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रवासी भारतीय है, तो लोगों को जहाँ लगता है कि वहाँ रहने लायक अच्छा जगह है तो लोग वहाँ पर बसने लगते हैं, उसी को बोलते हैं प्रवास। ठीक है, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, ये भी एक मतलब समझ सकते हैं कि भाई जिस देश में मृत्यु दर कम हो और जन्म दर ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जो है प्राकृतिक वृद्धि दर ज़्यादा होती होगी। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण है प्राकृतिक वृद्धि दर का तेज़ी से बढ़ना। अब तेज़ी से तभी बढ़ सकती है, आप यहाँ पर देखिए एक तराजू का सिस्टम यहाँ पर देखिए कितना अच्छा समझाया गया है कि जनसंख्या वृद्धि कब हो सकती है, जब मृत्यु दर की संख्या कम हो और जन्म दर ज़्यादा हो। ठीक है, और जनसंख्या स्थिर कब हो सकती है भाई, कि जब जन्म दर और मृत्यु दर समान रूप से अगर आगे बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो पूरा विश्व का जनसंख्या एक बैलेंस के रूप में मतलब संतुलित अवस्था में जा रहा है। और जब जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर ज़्यादा होगा तो कह सकते हैं कि भाई ये जनसंख्या में फिर से असंतुलन स्थिति आ गई। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अगला हमारा पॉइंट है भाई कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं। वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए भारत के कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कोई कनाडा में रहते हैं, तो अगर वो छोड़ दिए इंडिया को तो उसे क्या कहेंगे हम, उत्प्रवासी। और दूसरा क्या है, आप्रवासी। वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। मान लीजिए कोई नेपाल के है नागरिक और भारत में आके रह रहे हैं, यहाँ प्रवास कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, आप्रवासी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका और
ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। देखिए, जाहिर सी बात है, जो देश में बहुत सारी चीज़ें जैसे फैक्ट्रियां हो, मतलब लोगों के रहने लायक हो, तो वो देश जो है ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है। जैसे अमेरिका उनमें से एक है। वहाँ हर एक चीज़ अत्याधुनिक है, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलता है वहाँ, तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए जनसंख्या जो है वहाँ का लगातार बढ़ रहा है, मतलब प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और जैसे सूडान जैसे देश है, वे वहाँ से मूव कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वहाँ की जनसंख्या में कमी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं भाई। केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि वह मृत्यु दर कम होगी और जन्म दर ज़्यादा होगा। ओके। यूके में अगर बात करें कि यूके में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत निम्न है, तो इसका मतलब है ये है कि भाई वहाँ मृत्यु दर ज़्यादा होगी, जन्म दर कम होगा। ओके। आप यहाँ देख सकते हैं कि मानव संसाधन का एक डायग्राम मैंने छोटा सा लिया है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि मानव संसाधन कैसे हमारे समाज में काम करता है। जैसे यहाँ एक किसान है, वो कह रहे हैं कि मैं एक किसान हूँ, और एक गृहिणी है जो ये कहती है कि मैं घर की देखभाल करती हूँ, और एक इंजीनियर है जो कहता है कि मैं सेतु बनाता हूँ। एक लड़की है जो कहती है कि मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मतलब ये दादी अम्मा है, ठीक है। और मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। एक गायक होगा। मैं कैसे उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, मतलब ये एक डॉक्टर होगा। ये लड़की है, एक डॉक्टर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितने सारे लोग हैं हमारे सोसाइटी में, वो क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे के। जैसे कोई किसान है तो बाकी जो मेंबर्स हैं उनके लिए ये क्या अनाज उगाते हैं, मतलब सहयोग की भावना है। तो इसे हम कहते हैं मानव संसाधन। तो आज का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। बहुत 2-3 फेज़ में मैंने रिकॉर्ड किया, कुछ इंटरप्टेड हुई थी बीच में, जिस वजह से एक बार कॉल आ गया था। तो ये सारी चीज़ें होती है। चैप्टर कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि चैप्टर अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज क्लास 8 का ज्योग्राफी फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम अगला सीरीज़ जो है हिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 6 एकदम बेसिक से। हिस्ट्री अगर आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, एकदम इनिशियल स्टेज में, आपको कभी सुने ही नहीं है, मतलब आपको बोरियत फील लगता है कि भाई हिस्ट्री बहुत बोरियत है, बहुत डेट याद रखना पड़ता है। तो चलो, डेट तो याद रखना पड़ता है, लेकिन हम ऐसे वे में आपको बताएंगे कि हिस्ट्री आपका एक पसंदीदा सब्जेक्ट रूप में आएगा, ठीक है। और वो जेटेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोशल स्टडीज़ से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 60 मार्क्स में अगर आप अच्छा से स्टडी करेंगे तो आई थिंक 40+ तो आ ही जाएगा, ठीक है। और अच्छा मेहनत करेंगे तो अच्छी बात है, 50+ आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास हमारा आएगा, हिस्ट्री की कक्षा होगी, क्लास 6 का चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है।